हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेबिट एंड क्रेडिट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो पहला है बिजनेस और अकाउंटिंग एंटिटी। अब मैंने एंटिटी का मतलब आपको पहले ही बता दिया है। एंटिटी का मतलब होता है एक सेपरेट आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे कि आपका एक आइडेंटिटी है विच यू गो बाय योर नेम, वैसे ही हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, हर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, एनजीओज, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग आइडेंटिटी होता है विच सेपरेट्स देम फ्रॉम देयर ओनर। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, द ओनर ऑफ ए बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। Business unit should have a completely separate set of books, and the business transactions are recorded from the point of view of the firm and not from the point of view of the proprietor. और proprietor का मतलब होता है owner। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये कहता है कि एक तो बिजनेस और ओनर दोनों अलग होते हैं, और हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है? वो हमें बनाना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर। अब इसका मतलब क्या है? व्हेन यू गो टू ए शॉप टू परचेज समथिंग, जैसे कि मान लो आपने एक पैकेट ऑफ चिप्स ही खरीदा, तो मैं अगर पूछूं कि वो आपने पैकेट ऑफ चिप्स किससे खरीदा, बिजनेस से खरीदा या ओनर से खरीदा, तो आपको बोलना है कि हमने जो है उस पैकेट ऑफ चिप्स को बिजनेस से खरीदा है और ना कि ओनर से, ठीक है। और ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अकाउंट्स के लिए। अगर आप इस पॉइंट को मिस कर दोगे कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर या फिर प्रोप्राइटर, तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट याद रखना, वी ऑलवेज प्रिपेयर अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि ओनली दोज इवेंट्स विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब एक बिजनेस में जितना भी इवेंट होता है, अगर वो सब इवेंट आप मनी में, इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने परचेज किया है या फिर सेल किया है, तो ये सब आप मॉनेटरी टर्म्स में दिखा सकते हो कि मैंने इतने रुपीज़ का सेल किया या फिर इतने रुपीज़ का परचेज किया। बट इफ़ देयर इज़ सम काइंड ऑफ स्ट्राइक बाय द वर्कर्स या फिर अ क्वारल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर और द सेल्स मैनेजर, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बिजनेस के एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ बात को लेके झगड़ा हो गया, तो क्या आप उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कन्वर्ट कर सकते। सो इन दैट केस दैट इवेंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि while recording the business transaction in the books of account, it is assumed that the business will be carried on for a long time to carry out its object। इसका मतलब क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें यह कहता है कि हमारा बिजनेस कल या फिर नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला है, ये थोड़ा लंबा चलेगा, इट विल गो फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसी की वजह से हम लोग जो भी एसेट्स खरीदते हैं एक बिजनेस फार्म के लिए, उसे हमें कॉस्ट प्राइस पे दिखाना होता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नॉट एट सेलेबल और रियलाइजेबल मार्केट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने 2010 में ए पीस ऑफ लैंड खरीदा था, ठीक है, फॉर ₹1,00,000, और इन द ईयर ऑफ 2020 आपने डिसाइड किया कि आपको वो उस लैंड को बेचना है, और जब आपने इंक्वायरी किया तो आपको पता चला कि उस लैंड का वैल्यू अभी 5,00,000 रुपीज़ हो गया है, ठीक है। तो इस केस में आपने जो 1,00,000 रुपीज़ दे के उस लैंड को एक्वायर किया था, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। द प्राइस वी पे एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और अगर आप इस लैंड को अभी सेल कर देते हो फॉर 5,00,000 रुपीज़, तो उस 5,00,000 रुपीज़ को हम लोग बोलेंगे सेलेबल और रियलाइजेबल मार्केट वैल्यू। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें क्या कहता है
कि अगर आप एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे हो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट तो आपको उसको कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, मतलब आपने जितने रुपए में ख़रीदा है उतने ही रुपए का रिकॉर्ड करना है, ठीक है, और ना कि सेलेबल या फिर रियलाइजेबल मार्केट वैल्यू पे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है वेरियस पार्ट्स, ठीक है। अगर आप एक चीज़ को बहुत सारे पार्ट में कर दोगे तो उसको सेगमेंट्स बोलते हैं, हर एक पार्ट को सेगमेंट बोलते हैं। और पीरियड फॉर स्टडिंग द रिजल्ट्स शोन बाय द बिजनेस आफ्टर ईच सेगमेंट और पीरियड। मतलब क्या है कि अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि हमारा बिजनेस बहुत ही लंबा चलेगा, हमें ये एज्यूम करना है। और अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें तो पता है कि हमारा बिजनेस बहुत लंबा चलेगा, बट हमें उस टाइम को डिवाइड कर लेना है और हमें हर सेगमेंट को फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टडी करते रहना है। इसका मतलब क्या है कि मान लो 2020 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया और ये है 2025, आपने 2025 तक बिजनेस किया बट आपको पता ही नहीं कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है और आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने फॉर दिस 5 years आपने उसका बुक्स ऑफ अकाउंट ना तो प्रिपेयर किया और ना ही खोल के देखा। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमें यही कहता है कि उस टाइम पीरियड को हमें डिवाइड कर लेना है, मे बी अ ईयर, और उस ईयर को हमें अच्छे से स्टडी करना है और देखना है कि हमारे बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। इट इज़ देयर फॉर एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट ईच सेगमेंट और टाइम इंटरवल द बिजनेसमैन मस्ट स्टॉप एंड सी बैक हाउ थिंग्स आर गोइंग। इन अकाउंटिंग सच ए सेगमेंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली 1 साल का होता है और मैं आपको बता दूं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईयर। एक होता है जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक, उसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। और एक ईयर होता है जो स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से और ख़त्म होता है मार्च 31 ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट स्टेट्स दैट देयर आर डुअल और टू एस्पेक्ट विच इज़ अफेक्टेड बाय ईच ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हर ट्रांजेक्शन से 2 साइड्स अफेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप डे टू डे लाइफ से एग्जांपल लो तो मान लो कि आपको एक फ़ोन ख़रीदना है और उस फ़ोन को ख़रीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप पैसा दोगे तो आपको फ़ोन मिलेगा, विच मीन्स एक ट्रांजेक्शन से हमेशा 2 साइड अफेक्ट होता है। वैसे ही अगर बिजनेस सेल्स करता है तो वहाँ पे 2 अकाउंट अफेक्ट होता है, एक कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि इफ़ वन अकाउंट इज डेबिटेड देयर मस्ट बी अनदर अकाउंट विच इज़ क्रेडिटेड। दिस सिस्टम इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज़। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि अगर सेल कर रहे हो तो 2 अकाउंट इफेक्ट होगा, एक कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम क्या बोला है कि एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा ही। अब ये डेबिट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे, बट अभी के लिए मैं बता दूं कि कैश अकाउंट डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Cash basis of accounting is a method of accounting in which the cash transactions are recorded in the books of account. In other words, only those transactions which give rise to the receipt or payment of cash are recorded in the books of account. इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग बिजनेस का अकाउंट्स बनाते हैं तो अगर हमें किसी से पैसा मिलेगा या फिर अगर हमने क्रेडिट परचेज या फिर क्रेडिट सेल्स किया है, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, बाकी में अगर आप किसी से सामान लाए हो या फिर किसी को सामान बेचे हो तो उसे भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है।
चाहे उसमें कैश इन्वॉल्व हो या ना हो अभी के लिए। बट कैश बेसिस क्या कहता है कि हमें बस वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है जहाँ पे कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट अफेक्ट हो। और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करता है। इसे फॉलो करते हैं डॉक्टर्स, सीएस एंड वेरियस अदर प्रोफेशनल पीपल्स। ठीक है, कभी भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि ठीक है आपका फीस मैं बाद में दे दूंगा, आप इसको ड्यू करके रख दो। वैसे ही सीए के पास अगर आप जाओगे किसी भी एडवाइस के लिए तो वो इंस्टेंटली आपसे फीस लेगा। ठीक है, तो ये सब जो प्रोफेशन वाले लोग होते हैं वो लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो लोग उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे कैश या फिर बैंक अकाउंट अफेक्ट हो। ठीक है, बिजनेस फॉलो करता है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच इनकम्स are recorded or credited by the period in which they earned, irrespective of whether the same has actually been received or not। इसका मतलब क्या है कि मान लो आप जनवरी मंथ का रिकॉर्ड कर रहे हो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वहाँ पे बोला है कि हमने राम को सेल किया था और राम ने अभी तक हमें पैसा नहीं दिया, तो क्या आप उसे रिकॉर्ड करोगे? हाँ, आप उसे रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि हम लोग बिजनेस में एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। अगर सेल हुआ है तो आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। इट डजेंट मैटर कि सामने वाला जो कस्टमर है उसने आपको अभी पैसा दिया या फिर 2 महीने के बाद दिया। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकम्स आर रिकॉर्डेड और क्रेडिटेड टू द पीरियड इन विच दे आर अर्नड, irrespective of whether the same has actually been received or not। आपको पैसा मिले या ना मिले, अगर सेल्स हुआ है, कोई भी अदर इनकम हुआ है, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। एंड सेम गोज विद द एक्सपेंसेस ऑल्सो। expenses are charged to the period in which they relate, irrespective of the fact that they have actually been paid or not। जैसे कि मान लो आप बिजनेस कर रहे हो और उसके लिए आपने एक बिल्डिंग या फिर एक छोटा सा दुकान ही रेंट पे लिया है। ठीक है, और जनवरी मंथ ख़त्म हो गया है बट आपने अभी तक उसका रेंट दिया नहीं जो कि ड्यू है, तो क्या आप जब अकाउंट्स रिकॉर्ड करोगे तो इस रेंट को लिखोगे? हाँ, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस रेंट को आपने भरा है चाहे नहीं भरा है, इट डजेंट मैटर। इफ़ इट हैज़ ऑकर्ड देन यू विल हैव टू रिकॉर्ड इट बिकॉज वी फॉलो द एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखना। और मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल सम्स करने के लिए हमें कौन सा कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स ज़्यादातर फॉलो करना पड़ता है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप माइंड में रख लो। एक तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपको अकाउंटेंसी में कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम लोग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें क्या कहता है कि हर ट्रांजेक्शन में 2 साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम हमें ये कहता है कि 2 साइड तो इफेक्ट होता है और 2 साइड में एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। ठीक है, एंड फाइनली द एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो ये कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर करो, अब अपने बुक में पढ़ के देखो। अगर आपको और भी एग्जाम्पल्स मिलता है तो आप पढ़ो, आप जितना पढ़ोगे उतना आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा और उतना आपको अकाउंट्स समझने में ईजी होगा। ठीक है, that's all for today. Please subscribe, ask your friends and classmates to join here too. If you have any query you can mail me here। और अगर आपका कोई डाउट है, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल सम्स हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।